चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पीरियाडिक ट्रेंड जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पीरियाडिक ट्रेंड क्या है, अर्थात यदि हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में किस प्रकार का वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल। हमारे पास कई तरीके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड करने का, लेकिन जो स्लेटर्स रूल है यद्यपि लेस एक्यूरेट है, बट हम इसी को स्लेटर्स रूल के आधार पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम पीरियड में वेरिएशन देखेंगे। यानी किसी एक पर्टिकुलर आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या वेरिएशन है, क्या परिवर्तन है, इस पे हम आज परिचर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो पहले आवर्त में जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और यह समाप्त होता है हीलियम पर, हीलियम पे समाप्त होता है। उसके बाद पीरियड सेकंड में देखा जाए, पीरियड फर्स्ट में हमने देखा कि पहले पीरियड में कहाँ से हम शुरू करते हैं, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं और हीलियम तक जाते हैं। दूसरे आवर्त में पीरियड सेकंड में हम लिथियम से शुरू करते हैं और जो है नियान तक जाते हैं। तीसरे आवर्त में हम सोडियम से शुरू करते हैं, आर्गन तक जाते हैं। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त देखें तो पोटेशियम से क्रिप्टॉन है। चौथे आवर्त को देखें तो पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक ये जाता है। लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर आवर्त में, किसी एक विशेष आवर्त में बाएं से दाएं यदि हम चलें, लेफ्ट टू राइट चलें, तो देखिए कि किस प्रकार का वेरिएशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में होता है। तो हम देखें अगर वेरिएशन पहले आवर्त में हाइड्रोजन से हीलियम तक जब चलें, तो देखिए पहले आवर्त में यदि हम हाइड्रोजन से हीलियम तक चल रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या वेरिएशन है। पहला आवर्त ये पीरियड फर्स्ट है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हाइड्रोजन से हम हीलियम तक चल रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा आवर्त लिथियम से कहाँ तक, नियान तक। लिथियम से नियान चल रहे हैं तो फिर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक ब्रेक आया, जब हम हीलियम से लिथियम पर आए तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ब्रेक आ गया। जब हम हाइड्रोजन से लिथियम, अर्थात जब हम पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में आ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा, उसके बाद फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। कब तक, इस आवर्त के अंतिम एलिमेंट तक। लेकिन फिर जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, दूसरे आवर्त से हम तीसरे आवर्त में आ रहे हैं, वैसे फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में लोअरिंग हो रही है। और फिर लगातार आगे जो है कंटिन्यू, जब तक हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में गिरावट कब आती है, जब हम एक आवर्त से दूसरे आवर्त में प्रवेश करते हैं। अर्थात देखिए, अगर हम इस आवर्त को देखें, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 1s सबसेल में है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जो है 2s सबसेल में है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 3s सबसेल में है। तो जब हम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट से सेकंड पे आ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड से जब थर्ड पे आ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। फिर थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे तो फिर घटेगा। जब बाह्य कोश, आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे ही एक यूनिट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जा रहा है। आगे जब तक सेम
आउटर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और फिर जब नेक्स्ट हम जो है अगले आउटर अगले जो है आउटर मोस्ट शेल के अगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उससे हायर वाले में, तो फिर लोअरिंग होती है और फिर बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किस प्रकार से बढ़त है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ आउटर मोस्ट शेल का किस प्रकार से लोअरिंग हो रही है। ठीक है, अब चलिए इस पे कुछ चर्चा करते हैं। अभी तो हमने वेरिएशन देखा, अब देखिए इसमें देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज। हम देख रहे हैं कि नियमित बढ़त है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, जेट इफेक्टिव में, जैसे जैसे हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाव की आवेश सतत बढ़ता है, एक नियमित वृद्धि है। देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेट इफेक्टिव ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर अक्रॉस अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, किसी आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ग्रेजुअल इंक्रीज है। लेकिन डिक्रीज कब है? जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन किसी अगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले, नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सेल में प्रवेश करता है। तो अगला पॉइंट देखिए, देयर इज अ डिक्रीज इन जेट इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में गिरावट है, कमी है। कब? व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन goes into an orbital with higher principal quantum number। जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सेल में प्रवेश कर रहा है तब वहां एक बार लोअरिंग है। लेकिन जब तक उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तब तक जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे, स्लेटर्स रूल जो है, स्लेटर का नियम, ये एस उपकोष में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कि पी उपकोष में है, इसमें कोई अंतर नहीं करता। स्लेटर्स रूल द्वारा जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का निर्धारण करते हैं तो हम इस चीज को नहीं ध्यान देते कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकाल रहे हैं, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो एस उपकोष में उपस्थित है या पी, चाहे एस में हो चाहे पी में है, एक ही तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है हमारे सामने वो ये है कि स्लेटर्स रूल डज नॉट डिस्टिंग्विश, कोई भेद नहीं करता बिटवीन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स एंड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट the stability resulting from maximizing the number of parallel spin। किसी भी, पहला तो स्लॉटर का नियम एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है कि पी उपकोष में है, इसमें भेद नहीं करता, एक जैसे स्क्रीनिंग दोनों के लिए ये कैलकुलेट करते हैं। जो अगला ये है कि किसी सबसेल में अगर पैरेलल स्पिन वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक जैसी स्पिन वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। स्लेटर्स रूल इस बात को भी कंसीडर नहीं करता, इस बात को भी संज्ञान नहीं लेता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैलकुलेशन में। तो ये स्लेटर्स रूल की दो ऐसे पॉइंट थे जो लिमिटेशन में हम इसके ले सकते हैं, जो इसकी इनएक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं, इसकी यथार्थता को घटा देते हैं, अर्थात हमें बहुत सही परिणाम इससे नहीं मिलता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है स्लेटर्स रूल हम लोग इस तरह से खत्म किए। अब अगला टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
किसी जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में, जब हम एस और पी ब्लॉक में रहते हैं, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, सबसे आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ एस ब्लॉक है, फिर दाहिनी तरफ पी ब्लॉक है, बीच में हमारा कौन सा ब्लॉक आता है? डी ब्लॉक आता है। आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ एस ब्लॉक है, सबसे दाहिनी तरफ पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है। और इसी डी ब्लॉक में हम वर्ग 3 के आवर्त छठे और सातवें में एफ ब्लॉक को रखते हैं। अब देखिए, जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एस ब्लॉक में हम वर्ग 1 से वर्ग 2 चले, या पी ब्लॉक में हम वर्ग 13 से 18 तक चलें, एक एक वर्ग हम आगे जब बढ़ते हैं या नेक्स्ट एटॉमिक नंबर वाले आइटम पर आते हैं, तो प्रति एटॉमिक नंबर जो बढ़त है, इंक्रीमेंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, वो 0.65 पर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगला पॉइंट देखिए, फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखेंगे जेड स्टार वैल्यू यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करती है फॉर द वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मोर रैपिडली इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the period by इतना। ध्यान दें, जब हम एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के एस उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम देखें तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है, और प्रति आइटम जैसे हम एक आइटम से दूसरे पर जाते हैं 0.65 की बढ़त है। देखिए, जैसे हम सोडियम में हैं, सोडियम के बाद इधर क्या है? मैग्नीशियम। ये वर्ग 1 में है, वर्ग 2 में है, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12 है। तो जैसे हम एक आइटम आगे की तरफ बढ़ेंगे एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट में, वैसे ही इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में 0.65 की बढ़त आ जाती है, जो कि एकदम स्पष्ट और पर्याप्त है, तीव्र बढ़त है, रैपिड इंक्रीमेंट है 0.65 का। लेकिन जब यही ट्रेंड आप डी ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में जब एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट पर हम जाते हैं, नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पर जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ये बढ़त बहुत कम है। और कितनी है ये बढ़त? 0.15 पर यूनिट है। ये बढ़त देखिए 0.15 की है। तो फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट जेड स्टार वैल्यू यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू फॉर द वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस रिलेटिवली मोर स्लोली। यहां पर देखिए तेजी से बढ़ रहा था, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे थे 0.65 का बढ़त है। यहां ज्यादा धीमी गति से, स्लो गति से 0.15 का है पर एलिमेंट। अर्थात जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे जाएंगे, देखिए जैसे अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लें, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है, जैसे हम कहें स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, ये सभी है। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26। तो जैसे ही हम एक आइटम से दूसरे आइटम पर चलते हैं, यहां से यहां गए, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में एक आइटम से दूसरे अगले उच्च एटॉमिक नंबर वाले आइटम पर चल रहे थे, तो कितने का बढ़त था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में? 0.65 का। यहां बढ़त कितने का है? 0.15 का। यानी बढ़त धीमी गति से होता है, 0.15। यहां चलेंगे तो 0.15। जैसे जैसे एक एक आइटम हम आगे जाते हैं 0.15 की बढ़त होती है डी ब्लॉक में, जबकि एस ब्लॉक में कितना था और पी ब्लॉक में 0.65 का बढ़त था। आगे यदि हम स्लेटर्स रूल को अप्लाई करें, यहां पर देखिए एक और मजेदार बात, यदि हम स्लेटर्स रूल को एफ ब्लॉक एलिमेंट पर अप्लाई करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट पर अप्लाई करें और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम फाइंड करें, कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे एक एक एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देखिए, लैंथनम,
57, ये तो डी ब्लॉक है। उसके बाद सीरियम है, प्रेसोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमेथियम है, समारियम है, ये आदि है। अगर हम इनको देखें, हाँ, यहां पर देखिए, यदि हम सीरियम 58 है, इसका प्रेसोडाइमियम 59, नियोडाइमियम 60, प्रोमेथियम 61, 62, इस तरह से है। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक में हम आए और यदि हम जो है एफ ब्लॉक में यदि हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर चले, यहां से यहां चले, जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एस ब्लॉक में हमने देखा था और पी ब्लॉक में प्रति एलिमेंट 0.65 यूनिट की बढ़त थी। डी ब्लॉक में देखा था कि प्रति एलिमेंट 0.15 की। एफ ब्लॉक में आपको कोई बढ़त नहीं मिलती है और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का जो स्क्रीनिंग है वो 2.85 होता है। जेड इफेक्टिव ये 2.85। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रखते हैं, कोई बढ़त नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ एक कंट्राडिक्टरी ऑब्जर्वेशन है। हम एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे चलते हैं किसी एक सीरीज में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई बढ़त नहीं है, बट हमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे फिनोमेना दिखते हैं, अर्थात एटम की साइज छोटी हो रही है। हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, चाहे हम लैंथेनाइड को देखें चाहे एक्टिनाइड को। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एटम की साइज छोटी हो रही है। एटम की साइज छोटी के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन के कारण एटम की साइज छोटी हो रही है। ये जो है एक कंट्राडिक्टरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस पे चर्चा हम आगे जब उचित समय आएगा तब करेंगे। अभी देखिए एक रेटिंग इसकी करते हैं। इफ वी अप्लाई स्लेटर्स रूल टू कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव वैल्यू फॉर आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, यदि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करें, कैलकुलेट करें, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके सबसे बाहरी सेल के एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें स्लेटर्स रूल के आधार पर, तो आपको क्या मिलेगा? इट बिकम्स 2.85। यह 2.85 होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ n-2 f इलेक्ट्रॉन। बाहर से तीसरे कोष एफ ब्लॉक में क्या होता है, बाहर से तीसरे कोष के एफ उपकोष में एलिमेंट इंटर करते हैं और बाहर से तीसरा कोष यानी n-2 f उपकोष में चाहे जितने इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द सीरीज। किसी एक सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है और वो कितना रहता है? 2.85। इट कंट्राडिक्ट, देखिए यह कंट्राडिक्टरी है, विरोधी है, विरोधाभास है। द ऑब्जर्व एफ कंट्रैक्शन, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो कंट्रैक्शन है, जो संकुचन है, उसके कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो कंट्रैक्शन है उसका कंट्राडिक्टरी है। कंट्रैक्शन ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, कंट्राडिक्शन है। ऑब्जर्व एफ ब्लॉक कंट्राडिक्शन, एफ ब्लॉक में जो कंट्रैक्शन है उसका कंट्राडिक्टरी है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। पीरियोडिक ट्रेंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज ऑफ
atoms and ions, size of atom and ions। देखिए, अभी हम लोगों ने पीरियाडिक ट्रेंड तो देखा ही, हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जेड इफेक्टिव का पीरियोडिक ट्रेंड देखा कि किस प्रकार से यह एक किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं तो इसमें वेरिएशन होता है। अब हमें देखना क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वेरी करने के साथ किसी भी पीरियड में जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक और आयनिक साइज में किस प्रकार का वेरिएशन है, एटम्स और आयंस की साइज में किस प्रकार का वेरिएशन है, इसको हमें देखना है, एटम और आयंस की साइज का वेरिएशन। तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींचता है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम करना चाहता है। और दूसरा फैक्टर हमारे पास है आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है और ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, चौथा सेल, जैसे जैसे सेल जुड़ते जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे एटम की साइज क्या हो रही है और आयन की बढ़ रही है। किसी एटम में एक सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर सेल का 1 है तो साइज इतनी है। अगर 2 सेल हो गए, आउटर सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया तो साइज और बढ़ गई, 3 सेल हो गए तो और बढ़ गई, 4 सेल हो गए तो और बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की साइज बढ़ती जाती है, वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ती है। लेकिन न्यूक्लियस पर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस द्वारा आरोपित खिंचाव बढ़ता जाएगा, आउटर सेल अंदर की तरफ आता जाएगा, अर्थात एटम की साइज छोटी होगी। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं और दोनों कंट्राडिक्टरी है। एक तो नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटम या आयन की साइज बढ़ेगी। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस द्वारा एक्सर्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन इनवर्ड डायरेक्शन में खिंच जाएगा और एटम की साइज छोटी होती जाएगी। तो देखिए एक रीडिंग नोट्स का देखते हैं, नोट्स भी आपको बनाना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the outermost electron and the value of the outermost principal quantum number are important to determine the periodic trend of size। देखिए किसी भी एटम या आयन की साइज का जो पीरियोडिक ट्रेंड है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर उसमें जो वेरिएशन है, वह जानने के लिए हमें 2 चीजों को ध्यान देना है। एक तो आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगी। और दूसरा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एटम की साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगला रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट मेजरिंग, किसी ऑर्बिट का जो रेडियस है उसी के आधार पर हम एटम की साइज मेजर करते हैं। ऑर्बिट यानी कि जो सेल है, जैसे ये एक ऑर्बिट है, इसका यहां से जो रेडियस होगा वही एटम की साइज होगी। अगला ये ऑर्बिट है और जिस एटम में 2 ऑर्बिट होंगे उसमें न्यूक्लियस से इसकी जो दूरी होगी इस एटम की साइज होगी को व्यक्त करेगा। अगर हम किसी एटम में चौथा सेल है तो इस चौथे सेल यानी चौथे ऑर्बिट की न्यूक्लियस से जो दूरी होगी वह इसके साइज को व्यक्त करेगा। और देखिए जो एवरेज रेडियस है, मैक्सिमम एवरेज रेडियस किसी ऑर्बिट का या एटम का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन है, आर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एवरेज रेडियस, एटम का रेडियस एवरेज लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आगे पीछे होती रहती है, तो अधिकतम जो औसत त्रिज्या है किसी परमाणु कि ये कितने के बराबर है, ये इक्वल टू है A0 इंटू एन स्टार स्क्वायर अपान जेड स्टार। यहां पर जो है ए क्या है, ए जो है बोर रेडियस है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उसी को हम बोर रेडियस कहते हैं और इसकी वैल्यू 53 पिकोमीटर होती है और ये A0 वही है। एन स्टार ये इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और यदि एटम छोटा है, जैसे बाहर आउटर मोस्ट सेल पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जब किसी एटम में केवल एक कोष हो, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, या 2 कोष हो तो एन की वैल्यू 2 है, 3 कोष है एन की वैल्यू 3 है, तब यहाँ तक यानी कि शुरू के 3 आवर्त तक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों समान होते हैं और 1, 2, 3 क्रमशः होते हैं। लेकिन जब हम चौथे पर आते हैं, n इक्वल टू 4, 5, 6 पर आते हैं, तो n इक्वल टू 4, 5, 6, तो यहाँ पे प्रिंस जो n स्टार है वो 3.7 हो जाता है, 4.0 हो जाता है, 4.2 हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं n और n स्टार में डिफरेंस आ जाता है और ये डिफरेंस जो है क्वांटम डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये रहा n स्टार और Z जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। यदि हम इस फॉर्मूले के आधार पर लिथियम का या किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना चाहें तो देखिए लिथियम का हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिथियम को लिया। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1 है। इसका जो सेकंड सेल है ये है ना, सेकंड सेल, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल। दूसरा सेल इसके लिए n की वैल्यू 2 है। हमने बताया था पहले दूसरे तीसरे आवर्त के एलिमेंट में, ये दूसरे आवर्त का एलिमेंट है, n और n स्टार आपस में बराबर होते हैं, कोई क्वांटम डिफेक्ट नहीं होता है, इनमें क्वांटम डिफेक्ट 0 होता है, इनका क्वांटम डिफेक्ट 0 होता है। तो यहाँ n की वैल्यू 2 है तो n स्टार भी 2 ही हो गया। लेकिन Z की वैल्यू देखिए, बाहर से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 3 माइनस स्क्रीनिंग कितना है, बाहर से दूसरे कोष का प्रति इलेक्ट्रॉन 0.35 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 0.7, ये हो जाएगा कितना 1 पॉइंट इस इलेक्ट्रॉन पर इनकी श्रेणी देख रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है, केवल ये जो अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन है वही स्क्रीन करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो Z माइनस 0.7 तो ये 2.3 आ जाएगा, 2.3। यहाँ पर हमें लगता है कि ये मिस्टेक है, ये 1.3 नहीं 2.30 होगा, ये लिखने में मिस्टेक है। और यहाँ पर जो है 2.3, तो आप और ऊपर देखिए फार्मूला हमने क्या लगाया है, फार्मूला लगाया है R इक्वल टू A0 और ये n स्क्वायर अपान Z स्टार। तो यहाँ पे 53 2 का स्क्वायर अपान 2.30 सॉल्व करेंगे तो 163 पिकोमीटर आएगा एटम का रेडियस। इस प्रकार से हम एटम का रेडियस निकाल दिए। अब देखिए हमारे पास कुछ जनरलाइजेशंस हैं जिसके आधार पर S और P ब्लॉक या D ब्लॉक के एलिमेंट्स का हम एटॉमिक रेडियस प्राप्त कर लेते हैं।
यदि हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनका पता हो तो। देखिए कैसे, जो हमारे पास एक जनरल ट्रेंड है, जनरल फार्मूला है, जनरलाइजेशन है, उसके आधार पर देखिए जेड वैल्यू किसके लिए, जेड वैल्यू हम देखना चाहें एस एंड पी इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर एटम के आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल का इलेक्ट्रॉन हो या पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालते हैं, 0.65 प्लस 0.65 इंटू एन, जहां पर एन क्या है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान दें, अगर हम किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस या पी सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग, शील्डिंग या स्क्रीनिंग निकालना, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 0.65 प्लस 0.65 इंटू एन, जहां एन क्या है, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, 2.85 इंटू 0.15 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 0.15 की वृद्धि होती है, और इसमें एस और पी में जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 0.65 का इंक्रीमेंट होता है। इस प्रकार से हम एस पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इन जनरलाइजेशंस को यूज करके डायरेक्ट। ठीक है, जो डिफरेंस है, अब यहां पर देखिए एसपी ब्लॉक में हम प्रति इलेक्ट्रॉन 0.65 की बढ़त ले रहे हैं और डी ब्लॉक में प्रति इलेक्ट्रॉन 0.15 की बढ़त। तो ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, कारण यह है कि एक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं। डी ऑर्बिटल्स का फैलाव ज्यादा होने के कारण उनका जो स्क्रीनिंग है वो पुअर होती है, इसलिए प्रति इलेक्ट्रॉन 0.15 का। एस और पी ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उनकी प्रति इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग 0.65 की है। लेकिन यहाँ पर जो कारण हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए क्या कारण है। द डिफरेंस इन जेड स्टार ऑफ एसपी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, कारण क्या है, देखिए डी ब्लॉक में अंदर वाले कोष के डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, एक एक करके 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कारण क्या है, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने के कारण प्रति इलेक्ट्रॉन उनका जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग है वो कम हो जाता है। देखिए एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सेल, सॉरी n-1 यानी कि बाहर से दूसरे सेल में, फॉर द डी ब्लॉक शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटर देन द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इन द एस एंड पी एलिमेंट। ठीक है, तो अंदर के कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटर शील्डिंग कर देते हैं न्यूक्लियस द्वारा आरोपित आउटर मोस्ट सेल पर जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स है, इसलिए यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बढ़त केवल 0.15 के 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं ना, और वो बेटर शील्डिंग कर देते हैं। तो इसकी वजह से जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बढ़त कम होती है। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो तीसरे आवर्त तक कांस्टेंट रहती है, तीसरे आवर्त तक कांस्टेंट रहती है। देखिए तीसरा आवर्त का मतलब अगर हम एस ब्लॉक में लें तो बेरिलियम है सेकंड ग्रुप में, एस ब्लॉक में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में इनका कहना है कि जो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है इन अ ग्रुप फ्रॉम थर्ड पीरियड। अगर हम तीसरे आवर्त, ये
तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम है, दूसरे में बेरिलियम। तीसरे आवर्त के आगे यदि हम बढ़ते हैं एस ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में, तो इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। और यह जो है 2.85 यूनिट होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ध्यान देंगे, कुछ फैक्ट की चीजें हमें याद रखना है। हम जब एस ब्लॉक में के किसी भी वर्ग में, चाहे ग्रुप फर्स्ट में हो चाहे ग्रुप सेकंड में हो, ग्रुप फर्स्ट में पहले आवर्त में हाइड्रोजन है, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन है, और उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस पे आएंगे तो पहले के 3 में छोड़ दीजिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन यहां उसके आगे हम जब आते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, इनमें कोई बढ़त नहीं होती है। लेकिन पी ब्लॉक में देखिए, पी ब्लॉक का क्या ट्रेंड है, ये तो हमने एस ब्लॉक में देखा। पी ब्लॉक में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है रैपिडली। कहां से? हाँ, इस पे ध्यान दीजिए। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट जेट इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीजेस रैपिडली, तेजी से बढ़ता है। कहां से कहां तक? फ्रॉम एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट टू गैलियम फोर्थ पीरियड एलिमेंट। दिस हैपेंस ड्यू टू द फिलिंग ऑफ n-1 p इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें अगर हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को देखें, थर्ड ग्रुप में हमारे पास बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सब है। ये पीरियड ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, ये 5 में है, 6 में है। और इसके पहले अगर हम देखें, ये तो ग्रुप 13 है पी ब्लॉक। इसके पहले अगर हम ग्रुप 2 में देखें, ग्रुप 2 एस ब्लॉक में, तो हमारे पास क्या है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है। हम जैसे कैल्शियम से इस तीसरे ये अगर हम तीसरे आवर्त के आगे आए तो जैसे हम कैल्शियम से गैलियम तक चल रहे हैं, इसमें देखेंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सॉरी, अगर हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 ये है। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो बीच में इसका एटॉमिक नंबर 31 है गैलियम का। बीच में हम जब यहां आते हैं गैलियम 31 पर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10। इस तरह से हम देख रहे हैं ये D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3D में ये यहाँ होता है, 10 इलेक्ट्रॉनों के एंट्री हो जाती है। और इससे क्या होता है ये देखा जाए तो अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जब हम कहां से कहां तक, जब एल्युमिनियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट से गैलियम फोर्थ पीरियड के एलिमेंट पर आते हैं तो तेजी से बढ़त मिलती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। कारण क्या है? अंदर के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम एल्युमिनियम थर्ड में देखें और उसके बाद गैलियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट देखें तो तेजी से हमें बढ़त मिलती है। लेकिन मैग्नीशियम से एल्युमिनियम तक चलें, यानी कि एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में, तो वैल्यू इतने यूनिट से 0.65 यूनिट से जैसा कि सामान्य रूप से बढ़ता है वैसा बढ़ा। और कैल्शियम से गैलियम तक चलें तो यहाँ पर 2.15 यूनिट की बढ़त है। और ऐसा
क्यों? क्योंकि जब हम कैल्शियम से गैलियम तक चलते हैं, अभी हमने देखा, तो अंदर के डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। कैल्शियम से गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ जाते हैं, फिलिंग ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब शेल, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रति यूनिट 0.65 नहीं बल्कि 2.5 यूनिट से बढ़ जाता है। कैल्शियम से गैलियम पर आएंगे तो इतने से बढ़ के इतना हो जाता है। और यही चीज जब हम स्ट्रांसियम से इंडियम पर आते हैं, बेरियम से थैलियम पर आते हैं, इन सब में देखिए, जैसे हम कैल्शियम से गैलियम पर आए, कैल्शियम अगर हम एलिमेंट देखें, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, इधर जो है गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो कितने की 2.15 की बढ़त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में मिलती है। क्योंकि यहाँ डी सब शेल में, यहाँ 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4D में 10 इलेक्ट्रॉन, 10-10 इलेक्ट्रॉन 3D 4D में अतिरिक्त अंदर भरते जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो है तगड़ी बढ़त हमें देखने को मिलती है। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम कैल्शियम से गैलियम पर आते हैं तो कितने की बढ़त है, 2 पॉइंट, कैल्शियम से गैलियम पर आते हैं तो बढ़त कितने की है, अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया था, 2.15 यूनिट की बढ़त है, 2.15 की। लेकिन जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, यदि जो है इंडियम से थैलियम पर जाते हैं तो बढ़त कितने की है, 5 यूनिट की है। कारण क्या है, कारण वही है कि अब की फिर F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एल्युमिनियम से गैलियम पर जाते हैं तो 1.5 की बढ़त है, कैल्शियम से गैलियम पर आते हैं तो 2.5 की बढ़त है, स्ट्रांसियम इंडियम से थैलियम पर आते हैं तो 5 की बढ़त है। और इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्कैंडाइट कंट्रैक्शन के आधार पर। जब हम स्कैंडियम से बढ़ते हैं आगे, देखिए स्कैंडाइट कंट्रैक्शन क्या है, इसको भी थोड़ा सा बता दें। अगर हम देखें स्कैंडियम, इसके पहले कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 21 है। यहाँ से कहाँ तक आते हैं, जिंक 30 है और फिर गैलियम 31 है, गैलियम, ठीक है ना। अब जब हम स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं तो 3D उपकोष में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इनकी पुअर शील्डिंग के कारण एटम की साइज जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो छोटी होती जाती है। और चूंकि स्कैंडियम के बाद ये मिलता है, इसलिए इसको, इस कंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, स्कैंडाइट कंट्रैक्शन। स्कैंडाइट कंट्रैक्शन, ये जो है स्कैंडाइट कंट्रैक्शन है। और इसी स्कैंडाइट कंट्रैक्शन के आधार पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम कैल्शियम से गैलियम पर आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में 2.5 यूनिट की बढ़त हो जाती है। इसी प्रकार से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन के आधार पर हम इन बड़ी बढ़त को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम से, कैल्शियम इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.5 है, 3D में 0,4s में 1 है, से गैलियम पर आते हैं, इसके 3D में 10,4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.85 से बढ़कर कितना हो जाता है, 5.00। और इसका कारण क्या है, स्कैंडाइट कंट्रैक्शन। साइज कंट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे आउटर सेल न्यूक्लियस के क्लोज आ जाता है, तो न्यूक्लियस का आउटर सेल पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग अ पीरियड। किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में किस प्रकार का वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग अ पीरियड। देखिए
जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी एटम का, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उससे हमें जो है एटम की साइज मिलती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, हम रेडियली चलते चले, इस तरह से रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें मिला। तो यहाँ तक इस पॉइंट की, इस केस में न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो दूरी है, यही एटम का रेडियस या एटम का साइज हमें देता है। तो किसी एटम का साइज हम कैसे प्राप्त करते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। किस इलेक्ट्रॉन के? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, रेडियस के साथ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी में जो चेंज है, उसके आधार पर हम किसी एटम की साइज प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। इस प्रकार से साइज क्या होती है? घटती है। तो देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। किसी आवर्त में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सेल की संख्या तो नहीं बढ़ती, बट न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो बढ़ जाती है। दिस इज व्हाई देयर इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ साइज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। हम जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे कैल्शियम में हमने देखा न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन थे, लेकिन गैलियम में देखा कितने थे? 31 प्रोटॉन थे। तो जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो सेल तो उतने ही रहते हैं, सेल की संख्या नहीं बढ़ती, बट न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस द्वारा आउटर मोस्ट शेल पर आरोपित आकर्षण बल बढ़ता जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आउटर शेल अंदर की तरफ शिफ्ट होता है और एटम की साइज किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट हम जब चलते हैं, तो एटम की साइज जनरली क्या होती है? एटम की साइज छोटी होती जाती है, ठीक है। लेकिन यह साइज जो है बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है, ज्यादा है। कहां पर? एस और पी ब्लॉक, अर्थात जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, एस तथा पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो यह जो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटती है, और यह साइज का चेंज ज्यादा स्पष्ट है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में। दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड, यह अधिक स्पष्ट है, अधिक साफ रूप से हमें दिखता है फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से इनका साइज घटता है। एस और पी ब्लॉक में यह साइज में जो गिरावट है ज्यादा स्पष्ट है। फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट देयर इज अ ग्रेजुअल स्मूथ डिक्रीज इन साइज अलोंग पीरियड ड्यू टू डी एंड एफ कंट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। लेकिन जब हम डी और एफ ब्लॉक में चलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन स्मूथ ग्रेजुअल, बहुत ही थोड़ी थोड़ी गिरावट हमें लेफ्ट टू राइट चलने पर मिलता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, स्कैंडाइट कंट्रैक्शन जो कि डी ब्लॉक में मिलता है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन एफ ब्लॉक में। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट जेड स्टार यानी स्लॉटर्स वैल्यू स्लोली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे देखिए कंट्राडिक्शन मैंने शुरू में बताया था, मैंने बताया था कि जब हम किसी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो स्लॉटर्स रूल के अनुसार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहता है। एक एक एटम आगे चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होता, लेकिन
जो लैंथेनाइड या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वही है, आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो कंट्रैक्शन कैसे हो रहा है? ठीक है, कंट्रैक्शन कैसे हो रहा है और साइज कैसे घट रही है? उसका कारण यह है कि जो स्लॉटर्स रूल है वो थोड़ा सा उसमें इनएक्यूरेसी है, यद्यपि सरल है और इससे हम जो वैल्यू निकालते हैं सरलता से सुविधाजनक तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है जिसकी वजह से यहाँ पर ये गड़बड़ा जाता है मामला। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, स्लॉटर्स रूल के अनुसार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन हमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन मिलता है, अर्थात साइज एटम की छोटी होती जाती है। अब आते हैं वेरिएशन साइज का, ट्रांजिशन मेटल, वेरिएशन ऑफ साइज फॉर ट्रांजिशन मेटल दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन आज जो है यहीं से हम क्लास अपनी रोकते हैं और यहाँ से आगे हम कल की क्लास में लेंगे, क्योंकि अभी मैटर है, इसको आज ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। एक तो हम डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स का वेरिएशन देखेंगे, उसके बाद ये देखिए इसको एक्सप्लेन करना है कैसे वेरिएशन है, यहाँ घटता है क्रोमियम तक, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, तो यहाँ बढ़ कैसे गया, यहाँ फिर क्यों घट गया, और ये 3D का है, 3D 4D 4F में लगभग समान रहता है, उसका कारण हम देखेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज का वेरिएशन देखेंगे। ये दो जगह देखिए एब्रप्ट चेंज है, इसको एक्सप्लेन करना यूरोपियम और इटरबियम में, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है आगे ये खत्म होगा, तो अब इसको कल की क्लास में खत्म करते हैं और फिर उसके आगे जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसका वेरिएशन, उसका ट्रेंड हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।